हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पढ़ाई घर 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 नौकरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग देखे थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज फिर से राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट के नाम से आप जानते हैं, फंडामेंटल राइट के पार्ट वन में हम लोग 20 महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आए हैं। तो आप भी तैयार हो जाएं और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी भी एग्जाम में बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी, ग्रेजुएट लेवल, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार एग्जाम की दृष्टि से और आपके आम जीवन में भी संबंधित जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप भी तैयार हो जाएंगे और वीडियो को जल्दी से शेयर करेंगे। और आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन पर। देखेंगे आज का पहला सवाल क्या कहता है। देखेंगे आज के पहला सवाल कहता है, निम्न में से किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण का बात कहा गया है। देखेंगे विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण की बात कहा गया है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो देखेंगे अनुच्छेद 14 में दो बातों का वर्णन है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। देखेंगे अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। देखेंगे इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 में आपसे एग्जाम में पूछे गए, यह किस देश से लिया गया है। तो देखेंगे विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता शब्द जो है यह व्यवस्था यूके से लिया गया है, अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है। देखेंगे ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि के समक्ष संरक्षण, देखेंगे यह व्यवस्था यूएसए से लिया गया है। देखेंगे विधि के समक्ष समानता, विधि मतलब होता है कानून, अर्थात कानून के नजर में कानून व्यक्ति और व्यक्ति के बीच जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थल इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। विधि के समक्ष संरक्षण यानी कानून के नजर में कुछ लोगों को विशेष संरक्षण दिया गया है, यह अपवाद स्वरूप जोड़ा गया है। जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल जब तक अपने पदों पर रहते हैं उनके विरुद्ध न्यायालय में किसी भी प्रकार का दंडिक कार्रवाई नहीं किया जाता है। अगर किसी विदेशी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष इंडिया में आते हैं तो उस पर भारत का कानून लागू नहीं होता है। आइए ऑप्शन पाते हैं। ऑप्शन 15, अनुच्छेद 15 जो है सरकार को यह निर्देश देता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव को रोके। देखेंगे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत यानी छुआछूत की समाप्ति की बात करता है। अनुच्छेद 18, देखेंगे अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत का वर्णन करता है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे आज का दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना स्वतंत्रता का अंग माना गया है। देखेंगे सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिखों के लिए कृपान धारण करना अनिवार्य किया था। यह धार्मिक स्वतंत्रता है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है। देखेंगे अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 27, 28। और देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। तो आप जल्दी से आंसर दे देंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सिख समुदाय के लोग कृपान धारण करेंगे, यह उनका धार्मिक स्वतंत्रता है। और यह अनुच्छेद 19 का 1 का बी का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि देखेंगे अनुच्छेद 19 का 1 का बी कहता है, अनुच्छेद 19 का 1 का बी कहता है जो आप बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा एवं सम्मेलन कर सकते हैं। तो इसलिए सिख धर्म के मानने वाले लोगों को यह छूट प्रदान किया गया है। अगर खंड में पूछा जाए तो देखेंगे अनुच्छेद 25
का खंड 2 का खंड ग में इसका वर्णन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। देखेंगे अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 जो है सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के अनुसार उसे प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। धर्म के मामले में प्रबंधन अर्थात अनुच्छेद 26 सभी लोगों को अपने धर्म के लिए चल एवं अचल संपत्ति इकट्ठा करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस संपत्ति का प्रयोग गैर धार्मिक कार्यों में नहीं होना चाहिए। देखेंगे अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है जो सरकार को निर्देश देता है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी दूसरे धर्म पर टैक्स नहीं लगाएंगे, यानी कर से मुक्ति। और देखेंगे अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सरकार के वित्त से संचालित होने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सिख धर्म के लोगों को कृपान धारण करने की स्वतंत्रता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 25 में है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, देखेंगे आज का अगला सवाल क्या कहता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन निम्नलिखित में से कौन कर सकता है। देखेंगे मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, इसका वर्णन संविधान में किया गया है, लेकिन कौन कर सकता है, संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो देखेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित जो निलंबन है वह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 359 आर्टिकल 359 में किया गया है। देखेंगे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार को निलंबित कर देते हैं। संसद मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बना सकता है। मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी शक्ति विधानमंडल को नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर रिट याचिका दायर करता है। ठीक है, याचिका 5 प्रकार के रिट दायर करता है। मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का सवाल है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। देखेंगे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जितने भी अल्पसंख्यक लोग इंडिया में रह चुके थे तो उनकी चिंता का विषय था हमारे भाषा, हमारे लिपि, हमारे संस्कृति का क्या होगा। तो देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उनके भाषा, उनके लिपि, उनके संस्कृति को बनाए रखने के लिए अधिकार है, जिसे बोला जाता है जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा, अपने लिपि को अक्षुण्ण बनाए रखने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 उन्हें अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थानों के स्थापना का अधिकार देता है। देखेंगे अनुच्छेद 28, इसमें कहा गया है कि सरकार के वित्त से संचालित होने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेश भ्रमण का अधिकार देता है। देखेंगे यह अनुच्छेद जो है बहुत VVI है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखेंगे आपसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इंडिया में विदेश भ्रमण करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है और इंडिया में घूमने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। जल्दी से आप कमेंट में आंसर देंगे जो विदेश भ्रमण का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है आपको विदेश भ्रमण का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 19 इंडिया में, भारत में भ्रमण का अधिकार देता है। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। देखेंगे मामला है 1978 में इंदिरा गांधी ने, मेनका गांधी है। 1978 में मेनका गांधी
मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मेनका गांधी बनाम, देखेंगे मेनका गांधी विदेश भ्रमण करने जा रही थी, उनके पासपोर्ट एयरपोर्ट पर जब्त कर लिए गए थे। तो 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विदेश भ्रमण का अधिकार मौलिक अधिकार है जो कि जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 21 ये नोट कर लेंगे, जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है। और इंडिया में कहीं भी, इंडिया में भारतवर्ष में कहीं भी घूमने का पूछेगा, भारत में भ्रमण करने का अधिकार अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 का 1 का डी भारत में कहीं भी भ्रमण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 20 दो सीधी के संबंध में संरक्षण, दो सीधी के संबंध में, दो सीधी के संबंध में संरक्षण, दो सीधी के संबंध में संरक्षण का वर्णन करता है। देखेंगे अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। देखेंगे अगला सवाल कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है, एसटी एंड एससी की बात कर रहा है। देखेंगे ऑप्शन में है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29। देखेंगे बहुत सारे लोग जो है सोच रहे होंगे अनुच्छेद 29 होगा, जी नहीं, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कांड, इसी के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो है अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 20 दो सीधी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 जो है इसमें 7 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन था, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसमें राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में है। देखेंगे अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समुदाय को उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनकी राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार को प्रदान करता है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को शक्ति देता है कि राज्य स्त्री और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। देखेंगे राज्य को अधिकार देता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 15 का खंड 1, 15 का अनुच्छेद खंड 2, अनुच्छेद 15 का खंड 3 और अनुच्छेद खंड 15 का 5। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 का खंड 3। देखेंगे राज्य को निर्देश देता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आइए ऑप्शन 1, अनुच्छेद 1 कहता है राज्य जो है किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकेगा। अनुच्छेद 15 राज्य और नागरिक, यहां पर राज्य एवं नागरिक दोनों को, राज्य एवं नागरिक दोनों को निर्देश देता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव न करे। और देखेंगे 15 का खंड 5, देखेंगे 15 का खंड 5 को 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 2005 में इसे जोड़ा गया, जिसके तहत जो है उच्च शिक्षण संस्थान जैसे IIT, IIM, एम्स, एम्स, इन संस्थानों में जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, साथ ही साथ निजी शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थानों में, निजी शिक्षण संस्थानों में जो लोग सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे उनके लिए नामांकन में आरक्षण दिया गया। फिर ध्यान से देखेंगे, महत्वपूर्ण है, 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 2005 में आर्टिकल 15 का खंड 5 जोड़ा गया, जिसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग जिनके लिए उच्च शिक्षण संस्थान
तकनीकी शिक्षण संस्थान अर्थात आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ईटीसी, साथ ही साथ निजी शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण दिया गया। और देखेंगे 15 का खंड 6 देखेंगे 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 अधिनियम पूछेगा तो 103वां के द्वारा आर्टिकल 15 का खंड 6 जोड़ा गया। आर्टिकल 15 का खंड 6 जोड़ा गया और इसके द्वारा ईडब्ल्यूएस को कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन में 10% आरक्षण दिया गया। देखेंगे 15 का 6 कब जोड़ा गया? 124वें संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम पूछेगा तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ईडब्ल्यूएस को दिया गया 15 का खंड 6 जोड़कर, यानी ईडब्ल्यूएस को नामांकन में आरक्षण का प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 15 का खंड 6। पूछेगा उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो 15 का खंड 5। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का मांग की गई है? देखेंगे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बीपीएससी में पूछे गए हैं, बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, यह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं तो इसलिए VVI क्वेश्चन है। देखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई? ऑप्शन में है कलकत्ता अधिवेशन 1906, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, मद्रास अधिवेशन 1927। आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। देखेंगे जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। 1931 में मौलिक अधिकार की मांग की गई कांग्रेस के अधिवेशन में। ऑप्शन में है कलकत्ता अधिवेशन 1906। देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द की पहली बार प्रयोग हुआ। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द की पहली बार वर्णन किया गया। लाहौर अधिवेशन 1929 जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे और यहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और देखेंगे इसी अधिवेशन में तय किया गया कि अगले साल से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और देखेंगे 26 जनवरी 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पहली बार 1930 में। और देखेंगे मद्रास अधिवेशन 1927 में यहां पर स्वाधीनता की मांग की गई थी। स्वाधीनता की मांग की गई थी। स्वाधीनता की मांग की गई थी। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मौलिक अधिकार की मांग कब की गई थी? तो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में 1931 में कराची अधिवेशन में। लेकिन पूछा जाएगा मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले कब की गई? तो देखेंगे 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल के माध्यम से पहली बार मांग की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार के उपबंध हैं? देख रहे हैं पूछ रहा है भारत के मूल संविधान में। तो देखेंगे भारत के मूल संविधान में नागरिकों के लिए अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया था। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, निम्न में से संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इस बात को ध्यान में रखेंगे। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। देखेंगे बात आया कहां से, मैग्ना कार्टा शब्द आया कहां से? तो देखेंगे मैग्ना कार्टा जो है सबसे पहले 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ अधिकार, लिखित अधिकार पत्र दिए गए जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ हस्तलिखित अधिकार दिए गए जिसको मैग्ना कार्टा
मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया था शुरू में, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो इस तरह से संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो संविधान भाग के 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखेंगे भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन किया गया, संघ एवं राज्य क्षेत्र। देखेंगे भाग 2, जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है, नागरिकता, जिसका वर्णन आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। और भाग 4 देखेंगे, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, नीति, देखेंगे नागरिकता का वर्णन, सॉरी यहाँ पर जो होगा अनुच्छेद 5 से 11 होगा। और नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो है इसका वर्णन जो है आर्टिकल 36 से 51 है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखेंगे बलात्सर्म। देखेंगे बलात्सर्म मानव दुर्व्यापार का वर्णन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। देखेंगे बलात्सर्म, सबसे पहले आप बताएंगे बलात्सर्म क्या होता है। तो देखेंगे किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक जब काम लिया जाता है, उसके इच्छा के विरुद्ध काम लिया जाता है, तो उसको बलात्सर्म कहते हैं। मानव दुर्व्यापार, जिसे मानव तस्करी, मानव के खरीद बिक्री को कहते हैं मानव दुर्व्यापार, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25। तो देखेंगे अनुच्छेद 23, जहां वर्णन जो है शोषण के विरोध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखेंगे इसका वर्णन जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। तो अनुच्छेद 23 में जो है, देखेंगे अनुच्छेद 23 में जो है मानव दुर्व्यापार, बलाश्रम, बधुआ मजदूरी का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक काम में नहीं लगाएंगे। देखेंगे अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाएंगे। देखेंगे अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का वर्णन करता है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण करता है। और अनुच्छेद 25 यहां पर जो है व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात आपको कोई भी धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। 12 नंबर सवाल कहता है, निम्न में से किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। देखेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह वाद, केशवानंद भारती बनाम, उसके बाद बेड़ूवादी। तो देखेंगे केशवानंद भारती बनाम भारत मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है। देखेंगे बेरूबारी बनाम भारत संघ मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो देखेंगे इस प्रकार से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान निम्न में कौन मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता है। देखेंगे भारत में सबसे पहले देख लेंगे भारत में आपातकाल जो है कितने तरह से लगते हैं। तो देखेंगे आपातकाल 3 तरह से लगते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल। तो देखेंगे आप लोग
राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। अब देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल तीन तरह से लगता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह देखेंगे, अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के द्वारा अगर इमरजेंसी लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगता है तो अनुच्छेद 19, 20 और 21 को छोड़कर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश में नेशनल इमरजेंसी लगता है तो अनुच्छेद 19, 20 और 21 को छोड़कर सारे निलंबित हो जाते हैं। क्वेश्चन है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता है? अनुच्छेद 19। लेकिन अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के द्वारा अगर नेशनल इमरजेंसी लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे आज का अगला सवाल है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य किन आधारों पर निलंबित कर सकता है? देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक है। हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 25 के खंड 2 में कहा गया है कि अगर आपके धर्म को मानने से अगर लोक व्यवस्था बिगड़ता है, नैतिकता बिगड़ता है, सदाचार बिगड़ता है, उस स्थिति में मौलिक अधिकार में वर्णित अनुच्छेद 25 से संबंधित 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी निलंबित किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। भारत में मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम कब हुई? 1895, 1925, 1931, 1947। देखेंगे सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल के माध्यम से मौलिक अधिकार की सबसे पहले मांग की गई। देखेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले 1895 ईस्वी में मौलिक अधिकार की मांग की गई। देखेंगे 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा जो है इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से भी मौलिक अधिकार की मांग की गई। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई। ठीक है, तो आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, निम्न में से किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन और 93वें संविधान संशोधन। देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन 1978, 86वें संविधान संशोधन 2002 और 93वां संविधान संशोधन 2005। देखेंगे आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। देखेंगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पन-निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़े गए। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखेंगे 93वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15 का खंड 5 जोड़ा गया, जिसके तहत जो है उच्च शिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को नामांकन में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो आइए
अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, देखेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड व स्व अभिशसन से संरक्षण प्रदान करता है। देखेंगे वीवीआई क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में दोहरे दंड से मुक्ति का प्रावधान किया गया है? आप जल्दी से कमेंट में बताएंगे। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 20 के खंड 1, 20 के खंड 2 और खंड 3। देखेंगे अनुच्छेद 20 के खंड 1 कहता है प्रचलित कानून के अनुसार आपको दंड दिया जाएगा, अर्थात कार्योत्तर। देखेंगे अनुच्छेद 20 में कहता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, विधि से संरक्षण। देखेंगे अनुच्छेद 20 का खंड 1 में कहा गया है जब आप कोई अपराध करते हैं और उस समय संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार ही दंड दिया जाएगा, अर्थात नए कानून बनाकर आपको दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 का खंड 2 कहता है दोहरे दंड से मुक्ति, दोहरे दंड से मुक्ति, यानी किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध की प्रकृति चेंज करता है, अर्थात एक ही व्यक्ति हत्या करता है, एक ही व्यक्ति मर्डर करता है, एक ही व्यक्ति बलात्कार करता है, एक ही व्यक्ति चोरी करता है, तो यहाँ अपराध की प्रकृति चेंज होता है, उस परिस्थिति में उसे दोहरे दंड दिया जा सकता है, यह अपवाद है। और तीसरा कहता है आत्म अभिशसन, आत्म अभिशसन, आत्म अभिशसन से मुक्ति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाह नहीं बनाएंगे। 20 का 3 कहता है किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाह नहीं बनाएंगे। ऑप्शन अनुच्छेद 19 राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन करता है। आइए आज के अगले आंसर हो जाएगा आपका डी। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है निवारक निरोध विषय संविधान के किस सूची के अंतर्गत शामिल है? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और शीर्ष सूची। देखेंगे इसका वर्णन समवर्ती सूची में है और निवारक निरोध कानून के तहत केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। देखेंगे निवारक निरोध कानून क्या है, तो देखेंगे निवारक निरोध कानून है अगर देश में किसी भी व्यक्ति के अगर एक्टिविटी से, अगर उसके क्रियाकलाप से देश की शासन व्यवस्था, देश की लोक व्यवस्था, देश की वित्तीय स्थिति, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा अगर खतरे में है तो उस स्थिति में पुलिस जो है इस व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार कर सकता है। जैसे आप लोग सुने होंगे टाडा, जैसे आप सुने होंगे मीसा, जैसे आप सुने होंगे पोटा, यह सब निवारक निरोध कानून था जो समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकता है। देखेंगे अवशेष सूची जो है कनाडा से लिया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 248 में है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई विषय संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में वर्णित नहीं है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को। आइए आज के 19 नंबर सवाल पर आते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है निम्न में से किस अनुच्छेद में समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो देखेंगे समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण की बात करता है तो उसका वर्णन अनुच्छेद 17 में है। और अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता की बात करता है। उसी में जो है सरकार के द्वारा कहा गया कि अगर कोई कमजोर वर्ग है, अगर उसे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 14 जिसमें 2 बातों का वर्णन है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष संरक्षण। अनुच्छेद 15 अगर खंड में देखेंगे तो इसमें वर्तमान में 6 खंड है। अनुच्छेद 15 जो है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत का प्रावधान करता है। तो देखेंगे मौलिक अधिकार के हम लोग जो है पार्ट 1 में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज के जो है अंतिम सवाल पर हम लोग आते हैं। आज का 20वां सवाल है, देखेंगे क्या कहता है
मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। यह सबसे पहले जो रीट याचिका है यह कहां से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन से लिया गया। देखेंगे रीट होता क्या है, तो संविधान में यह प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाएगा। तो यहाँ पर कर रहा है मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर अन्य अधिकार का भी उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियर रूप से आपसे पूछा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करता है। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण देखेंगे। दूसरा है परमादेश। परमादेश देखेंगे। तीसरा है उत्प्रेषण, तीसरा है प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण और देखेंगे पांचवा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार के रीट याचिका दायर करती है। इस प्रकार से दोस्तों आज के मौलिक अधिकार के पार्ट 1 में हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व किए। फिर से हम लोग मौलिक अधिकार के पार्ट 2 जल्द लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।